चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आवेश के गुण ना जी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में 3 पॉइंट हो गए थे। पहला क्या हुआ था, आवेश की निश्चितता, आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का स्थानांतरण। है डालो, आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण, चौथा पॉइंट, आवेश का स्थानांतरण। ठीक, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक, चार्ज। देखो यार सांद्रो, हमने बोला था आवेश का स्थानांतरण कब होता है। हमने बोला था मान लो मार्कर क्या है, अभी इस मार्कर पर चार्ज नहीं है, अभी ये उदासीन अवस्था में है, न्यूट्रल अवस्था में है। लेकिन जब इस मार्कर को हम बाल से रगड़ देंगे, बाल से रगड़ने के बाद किसी हल्की वस्तु के पास ले जाएंगे, इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिक चार्ज डेवलप हो जाएंगे। ठीक, छोटे या हल्की वस्तु के पास ले जाएंगे या कागज के पास ले जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, अपनी ओर हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने का इसमें गुण डेवलप हो जाएगा। तो हमने बताया भी था कैसे, ध्यान समझो इधर, पहले मैं समझा रहा हूं, पहले अच्छा लिखो, इसमें लिखो आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण किसी एक वस्तु से, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु में आसानी से, आसानी से हो सकता है, आसानी से हो सकता है। सही ना, आवेश का स्थानांतरण किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो सकता है, आसानी से हो सकता है। कैसे, ध्यान दो इधर। चलो, क्या मतलब क्या है, हमने बताया था अगर ले लो कांच की छड़, क्या ले लो, कांच की छड़, बताया था मैं इसके पहले। ठीक, इन्हें मान लो कांच की छड़। ठीक, ये लो कांच की छड़, और ये ले लिया मैंने रेशम, क्या ले लिया, रेशम। थोड़ा बड़ा बन जाएगा, उधर जगह फिर बचेगा नहीं, घर बनाना पड़ेगा। चलो, ये ले लिया मैंने कांच की राड, कांच की राड, इधर ले लिया रेशम, ये रेशम है। इधर ले लिया मैंने एबोनाइट की छड़, क्या ले लिया, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की रॉड। ठीक, इधर ले लिया क्या मैंने, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। ठीक, अब क्या होगा, अब यहां पर जब इन दोनों को मैं नाम भी दे रहा हूं, मान लो ये क्या है, कांच की छड़, कांच की छड़ है, ये क्या है, रेशम। ठीक, ये क्या है, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़, और ये क्या है, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। ठीक, जब रगड़ा गया, देखा गया, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या था, प्रयोग था, इसको रगड़ा गया, देखा गया, जब कांच की छड़ और रेशम को रगड़ा गया तो कांच की छड़ पर कौन चार्ज आया था, कांच की छड़ पर आया था पॉजिटिव चार्ज, क्या था, पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज। फिर रेशम पर क्या आया था, नेगेटिव चार्ज आया था, इस पर आया था नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्या स्टार्टिंग में इन पर कोई चार्ज था, स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, जिनको आपस में रगड़ा गया तो इसके अंदर क्या गया,
एक वस्तु पर क्या गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पर क्या गया नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से जब एबोनाइट की रॉड और बिल्ली खाल पर रगड़ा गया, देखा गया एबोनाइट की रॉड पर कौन चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, और बिल्ली खाल पर कौन चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, इसी के आधार पर ही आवेश क्या हुई थी, इसी के आधार पर आवेश की खोज की गई थी। बताओ, मतलब आवेश, अब बताओ तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, स्थानांतरित होता है। और कब बताया गया था, अगर किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश ट्रांसफर हो रहा है तो बराबर संख्या में आवेश क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अगर पहली वाली वस्तु से 3 आवेश गए हैं तो इस वाली वस्तु में अगर वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस वाली वस्तु कितने धनावेश रहेंगे, 3 धनावेश रहेंगे। ध्यान रखना, हमेशा बराबर संख्या में आवेशों का ट्रांसफर होता है। कल 1 घंटे इसके बाद किया गया था पूरा। आगे अगला बताओ, यहां तक किसी को डाउट नहीं। अगला है वेग पर निर्भरता। क्या है अभी लिखना मत, ना 5वां पॉइंट, 5वां है वेग पर निर्भरता। वेग पर निर्भरता, अभी रुके रहो, लिखो मत, 1 मिनट। ठीक, तो डिपेंडेंट नॉट ऑन वेलोसिटी, ये नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी इसे लिख सकते हो। ठीक, बता रहे अभी, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नॉट ऑन वेलोसिटी, नॉट ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी। देखो जरा, वेग पर निर्भरता, डिपेंडेंट नॉट ऑन वेलोसिटी, यानी आवेश वेग पर डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर किसी वस्तु पर आवेश पहले 5 कूलाम था, चार्ज 5 कूलाम था, इस वस्तु को हम अगर वेग दे देते हैं, यह वस्तु कहीं गतिमान होकर चली गई, मान लो कहीं पहुंच गई, तो जहां पहुंची हुई है यह वस्तु उस पर भी कितना चार्ज रहेगा, 5 कूलाम का। यानी वेग तुम इसका चाहे बढ़ा दो चाहे करो घटा दो, वेग पर आवेश के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब वेग के कारण आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वेग देने से उस वस्तु का मास क्या होगा, बदलेगा, बताया जा चुका है। यानी वेग के कारण किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेग के कारण जी, वेग के कारण, वेग के कारण, वेग के कारण किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर उपस्थित, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के मान में, आवेश के मान में, आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 मिनट रुके रहो अभी। देखो मैंने कल बात किया था कि यम बी बराबर होता है यम नॉट बटे कड़ी में 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ठीक, जहां यम नॉट क्या है, स्थिर अवस्था में कण का द्रव्यमान, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में कण का द्रव्यमान, कण का स्थिर अवस्था में एट रेस्ट पोजीशन में कण का द्रव्यमान कितना है, यम नॉट, कितना है, यम नॉट। बी क्या है, कण की चाल। ठीक, कण की चाल, कण की चाल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक, और बी नॉट क्या है, सी क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट जी, प्रकाश की चाल, यह है प्रकाश की चाल। और जानते हो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा 1 मिनट सोचो, हमने बताया था किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन कारण उसका भार चेंज होता है। यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू होता है एम जी, क्या होता है, एम इंटू जी। यानी जी बदलेगा तो डब्ल्यू बदलेगा। ध्रुव पर जी का मान अलग होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, अलग होता है। इसका भार क्या होता है, हर स्थान पर अलग अलग होता है।
अभी तक हम लोग जानते थे कि भार अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। द्रव्यमान हमारी धरती पर अगर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना रहेगा? 60 किलोग्राम रहेगा, लेकिन भार बदलेगा। अगर हमारी धरती पर भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर वही भार क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा ना, यानी 10 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। लेकिन यहां पर क्या है, अगर हम किसी चीज को वेग दे देते हैं, अगर वही द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को हम वेग दे दें, तो वेग कारण उसका द्रव्यमान भी क्या होगा? बदलेगा। क्यों? ये हम नहीं कर रहे, ये फार्मूला कह रहा है। अगर किसी चीज को, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, किसी परमाणु का अगर हम वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर देंगे, यानी बी किसमें हो जाएगा? अगर बी बराबर हो जाए सी के, बी बराबर सी, तो सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 आएगा जी, 1 माइनस 1, और 1 में से घटाओ कितना आएगा? 0। जब 1 में से 1 0 आ गया, तो एम नॉट में 0 से भाग दो, क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्या आएगा? इनफाइनाइट ना जी, इनफाइनाइट। समझ में आया? यानी इस कंडीशन में अगर किसी वस्तु का वेग हम प्रकाश के वेग के बराबर कर देंगे, उस वस्तु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है, वेग बढ़ाने से किसी वस्तु का द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है, लेकिन वस्तु पर जितना आवेश रहेगा, उस वस्तु पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही मैं लिखा हूं, वेग के कारण किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी वही लिखा गया है, डिपेंडेंट नॉट ऑन वेलोसिटी, यानी जो आवेश होता है वह वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। कहने मतलब ये है। बताओ आया कि नहीं आया? अच्छे से कोई दिक्कत? 5 पॉइंट हो गए, फटाफट उतारो जल्दी से, ठीक है ना? चलो आगे लिखो। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण साथ में ही डाल दिया करो। आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन या रिपल्सन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। देवदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग किया था, बताया गया, थोड़ा मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 2 मिनट। क्या था? ये कोई रिजिड स्थान है, दिव्य पिंड है। क्या है? दिव्य पिंड ना। इस दिव्य पिंड से उन्होंने क्या किया था? एक धागा, एक थ्रेड बांधा था। एक थ्रेड, ये धागा है, ठीक। और हम देखा, जब इसके पास इसने क्या टांग दिया उन्होंने? कांच की राड। क्या है? कांच की राड। ये है कांच की राड, कांच की छड़, ठीक। ये क्या है? ये है एबोनाइट की छड़। ये है एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। ये क्या है? ये है कांच की छड़, कांच की छड़, ठीक। अब बताओ, 1 मिनट। इस कांच की छड़ के पास वो क्या ले गए? पहले उसी सामान, कांच की छड़ ही ले गए, कांच की छड़ ही ले गए, ठीक। इस एबोनाइट की छड़ के पास वो क्या ले गए? एबोनाइट की छड़ ही ले गए। और इस कांच की राड के पास क्या ले गए? एबोनाइट की छड़ ले गए, ठीक। यानी इसके पास कांच था तो कांच ही ले गए, कांच की छड़, कांच की छड़। एबोनाइट की राड थी, एबोनाइट की राड, एबोनाइट, ठीक। एबोनाइट की छड़, ठीक। ये क्या है? एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, ठीक। अब बताओ, अभी मैं पीछे लिखा था, कांच की राड पर जब, कांच की राड को जब रेशम से रगड़ा के कौन चार्ज आया था? तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां भी तब क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। एबोनाइट की राड को जब बिल्ली खास रगड़ा कौन चार्ज आया था? नेगेटिव चार्ज। जब इस एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव, तो यहां भी क्या होगा? नेगेटिव। कांच की राड पर क्या आया? पॉजिटिव।
एबोनाइड पर क्या आएगा, निगेटिव। तो उन्होंने देखा, फ्रैंकलिन ने देखा, जब कांच की राड के पास कांच की राड ले गए, ये दोनों राड एक दूसरे की ओर ना के दूसरे की ओर क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन से भागे, प्रतिकर्षित होंगे। यहां पर क्या हुआ, यहां हुआ प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, ये भी दोनों पर समान चार्ज है, यहां भी ये दोनों राड भी क्या हुए, एक दूसरे से विपरीत से भागे, यानी यहां भी क्या हुआ, रिपेल्सन, प्रतिकर्षण। लेकिन यहां उन्होंने देखा ये दोनों राड एक दूसरे से दूर ना भाग करके क्या होते, एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, खिंच जाते हैं। यानी यहां पर क्या हुआ, आकर्षण। और इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, देखो तुम्हारा समझो पहले कैसे हुआ था। समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, ऐसे हुआ था। बात समझ में आई? ठीक। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, डार्क में लिख रहा हूं, इसी में लिखना है, पहले लिखोगे चीज, इसी में पहले चीज लिखो, फिर आगे का मना हुआ है, ठीक ना। लिखो, समान प्रकार के आवेशों में, समान प्रकार के आवेशों में, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों में, विपरीत प्रकार के आवेशों में, विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। आकर्षण, आकर्षण होता है, इतना बहुत है। तो छठवां पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 7 रुके रहना, अभी लिखना बाद में, ठीक। अगला है आवेश की योज्यता। पहले समझो, चलो लिखने का टाइम दिया जाएगा। आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता, योज्यता, एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज। चलो ये क्या है, पहले नियम लिखते हैं, क्या इसका मतलब है। किसी निकाय पर उपस्थित, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान निकाय के अंदर उपस्थित सभी आवेशों के बीच गतियों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक। क्या, किसी निकाय पर उपस्थित, किसी निकाय, किसी निकाय पर, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान, कुल आवेश का मान निकाय पर, निकाय पर उपस्थित, निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों के, सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है, होता है। कैसे, मतलब मान लो एक कोई सिस्टम है, एक कोई निकाय है, ऐसे में मान ली निकाय है, मान लो ऐसे निकाय है, पिंड है, कोई दिक्कत है। ये निकाय कोई सिस्टम है, मान लो एक निकाय है, मान लो एक सिस्टम है। इस सिस्टम पर मान लो यहां पर 5 कूलाम का आवेश है, यहां पर -2 कूलाम का आवेश है, यहां पर ठीक -3 कूलाम का आवेश है, यहां पर +8 कूलाम का आवेश है, यहां पर +4 कूलाम का आवेश है। ठीक, इतना मैं मान लिया। इतना कठोर मान लो तुम्हारा मन कहे, यहां पर मान लो काठो -1 कूलाम का आवेश है, क्या है, -1 कूलाम का आवेश है, इतना। चलो
इस निकाय में कितने आवेश हैं? 6 आवेश हैं। 6 आवेश है। मान लो इस स्थान पर यहां पर इतना आवेश, यहां पर इतना आवेश, यहां पर इतना आवेश, यहां पर इतना आवेश, यहां पर इतना, यहां पर इतना, प्लस माइनस के रूप में है। मान लो हमसे पूछ लिया जाए इस सिस्टम पर, इस निकाय पर टोटल कितना आवेश है, हम क्या करेंगे? सभी आवेशों का करेंगे योग कर देंगे। समेशन सिग्मा, इसी हम कहते हैं योग। ऐसे समेशन ऑफ क्यू, चाहे ऐसे लिखे चाहे समेशन ऑफ क्यू ऐसे लिखे, बात वही है। हम लोग क्या करेंगे? सभी आवेशों को जोड़ देंगे। मान लो पहला वाला कोई Q1 है, चाहे बढ़कर हो चाहे छोटकर लिखो, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, फिर Q6 है। तो सभी आवेशों को चिन्ह के साथ, क्यों? क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को हम लोग चिन्ह के साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, उस पर दिशा कोई प्रभाव पड़वा नहीं करेगा। ये हम क्या कहेंगे कि हम पर 5 कूलाम का आवेश उत्तर दिशा में है, हम पर 5 कूलाम का आवेश पश्चिम दिशा में है, ये कहना उचित है? नहीं। हम कह सकते हैं कि हम पर 10 न्यूटन का बल पूरी समय लगा हुआ है, ये कह सकते हैं। यहां कहना उचित है? साइकिल पर 50 न्यूटन का फोर्स पश्चिम समय लग रहा है, ये कहना उचित है? साइकिल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उत्तर की ओर जा रही है, ये कहना सही है? हम पर 50 कूलाम का आवेश पूरब की ओर है, ये कहना उचित नहीं है, गलत है, सरासर गलत है। तो टोटल जो आवेश आएगा वह कितना आएगा? सबको जोड़ देंगे तो +5 कूलाम, फिर मान लो वो ठीक, फिर यहां पर मान दूसरे वाला है 3 कूलाम, फिर +4 कूलाम, फिर +8 कूलाम, फिर -2 कूलाम, फिर -1 कूलाम। तो पहले प्लस वाला करो, 5 4 9 9 8 17 क्यू, ठीक, माइनस कितना आ गया यहां पर? 3 3 3 6, कितना आ गया? कितना है जी? +11 कूलाम। इस निकाय पर, इस सिस्टम पर टोटल कितना आवेश अभी है? 11 कूलाम है। बात समझ में आई यहां तक? वही मैं लिखा हूं, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, किसी सिस्टम पर उपस्थित कुल आवेश का मान निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों के बीज गणतियों क्या होता है? बराबर होता है। बीज गणतियों का मतलब यह होता है प्लस माइनस एक साथ लिख करके जितना है वही लिख दो, बस ये हो गया। 7 पॉइंट उतारो फटाक से, पूरा। चलो अगर लिखो पॉइंट नंबर 8, आवेश का प्रभाव। आवेश का प्रभाव क्या है? इफेक्ट ऑफ चार्ज। इफेक्ट ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ चार्ज। चलो देखो इधर, हमने 10 पॉइंट एक साथ पढ़ाए हैं, एक साथ किताब में कहीं 3 पॉइंट कहीं 4 पॉइंट से दिए गए हैं, ठीक, एक साथ आपको 10 पॉइंट यहां मिल रहा है। ध्यान रखना, हमने बोला था इस 10 पॉइंट में, गिराओ पॉइंट में सबसे खतरनाक पॉइंट ए वाला था, इंपॉर्टेंट लिखवाया था, उसके बाद सबसे खतरनाक पॉइंट ए वाला होने वाला, ध्यान रखना, सबसे खतरनाक, ठीक। तो इसको कहते हो वेरी आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले समझो फिर लिखवाएंगे, पहले समझो आराम से, ठीक। क्या होता है देखो इधर, आवेश, 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 विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत क्षेत्र को हम लोग दिखाते हैं ई से, चुंबकीय क्षेत्र को बी से, विद्युत चुंबकीय तरंग विधा है, ठीक ना। इधर समझो पहले आवेश। अब यहां ध्यान सुनना, अगर कोई आवेश
स्थिर अवस्था में है, स्थिर है। स्थिर मीन्स होता है रुका है, क्या है? रुका है। ठीक। अगर कोई आवेश नियत वेग से गतिशील है, गतिशील है, गतिशील, नियत वेग से क्या है? गतिशील है। अगर कोई आवेश त्वरित है, भी सब जानो क्या होता है इसका मतलब, सब जानोगे। त्वरित है, त्वरित। अच्छा, कोई आवेश स्थिर है, कोई आवेश रुका है। रुका होने का मतलब ही है उस आवेश का वेलोसिटी कितना है? जीरो है। कितना है? जीरो। यानी इस कंडीशन में b बराबर जीरो है। यानी मान लो यहां पर इस स्थान पर कोई चार्ज रखा है, 2 कूलम का, 4 कूलम का, 5 कूलम का, तो यह भी इन तीनों में से कुछ जनरेट करेगा, अभी जानेंगे। ठीक। अगला, कोई आवेश नियत वेग से गतिशील है। अच्छा, नियत वेग क्या होता है? एक होता है नियत वेग, एक होता है त्वरित वेग। त्वरित वेग, त्वरित। नियत वेग क्या होता है? नियत वेग का मतलब यह होता है, जैसे मान लो कोई पिंड है या कोई गाड़ी है, कोई पिंड है, मान लो वहां प्रति सेकेंड उसकी जो स्पीड है वह 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड चल रही है। तब एक सेकंड कितना गई? एक सेकंड उसकी स्पीड कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। अगले समय कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। अगले टाइम में 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी उसकी चाल क्या है? नियत है। नियत का मतलब यह है उसका चाल हमेशा नियत रहे, बदले ना। इसको हम लोग बोलते हैं नियत वेग। क्या बोलते हैं? नियत वेग। यानी इस कंडीशन में बी है नियत। नियत मतलब यह है उसका वेग हमेशा, अगर वह स्टार्टिंग से 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही है तो अगले टाइम में भी उससे कितना चलना होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। अगले टाइम में 10 मीटर प्रति सेकंड। ये होता है नियत। एक होता है त्वरित। त्वरित मींस क्या होता है? मान लो स्टार्टिंग में गई 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, फिर आगे चली गई, फिर पता चला उसकी स्पीड क्या घट गया, फिर वो गई मान लो 8 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, 8 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, फिर मान लो आगे चली गई 12 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। तो इस कंडीशन में हम लोग किसी पिंड के वेलोसिटी को हम लोग नियत ना क्या बोलते हैं? त्वरित बोलते हैं। ये बात सुना ध्यान से। अगर उसका वेग हमेशा समान है तो नियत वेग बोलेंगे, उसका वेग हमेशा बदल रहा है तो क्या बोलोगे? त्वरित वेग। बताओ, नियत वेग त्वरित वेग समझ में आया? हाँ। जब नियत वेग से गतिशील होगा, समान वेग से गतिशील होगा तो नियत वेग बोलेंगे। उसका वेग बदल रहा होगा तो क्या बोलेंगे? उसको हम त्वरित वेग। और त्वरित वेग का उसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। क्यों? इसी को हम लोग कहते हैं वेग परिवर्तन दर। हम लोग कहते क्या है? त्वरण। इस कंडीशन में त्वरण नहीं बोलोगे क्योंकि वेग बदल कहां रहा है? वेग बदल कहां रहा है भैया? 5 - 5 0 बटे टी लिखोगे ना। त्वरण होगा क्या होता है? वेग बटे समय। तो 5 - 5 बटे टी, 0 बटे टी कितना का? 0। त्वरण उत्पन्न कहां हुआ? इस कंडीशन देखो आएगा 10 - 8 में 10 घटाओ -2 मंदन होगा ना। इसमें क्या आएगा? मान लो 10 12 - 8 कितना आएगा? 4। त्वरण उत्पन्न होगा इस कंडीशन में। इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है? त्वरित वेग। आया कि नहीं आया? आया अच्छे से। यानी इस कंडीशन में अगर वेलोसिटी क्या है? नियत नहीं है, बल क्या है ना? बल घट रही है, यानी क्या है? असमान है। असमान बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो, तो ये हमारे 3 कंडीशन हुए। पहले में वेग 0 है, दूसरे में वेग नियत है, तीसरे में क्या है? वेग नियत नहीं है। वेग नियत नहीं यानी असमान वेग है। तो अगर कोई आवेश स्थिर या रुका है तो ध्यान रखना वह आवेश केवल एक ही चीज उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ध्यान रखना चीज। अगर कोई आवेश किसी स्थान पर, बहुत इस पॉइंट का जो तुम पढ़ने वाले हो पूरे चैप्टर में है, अगर कोई आवेश किसी स्थान पर रुका हुआ है, रखा गया है, तो वह केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, ना तो चुंबकीय क्षेत्र, ना तो तरंग। ये ध्यान रखना। ठीक। वही अगर कोई आवेश नियत वेग से गतिशील है, गतिमान है, क्या मतलब ये है? अगर कोई आवेश गतिमान है, मान लो हम ही हैं,
ठीक, तुम ही लोग क्लास में बैठे हो, तो आपस में बैठे तुम आवेश मान लो अपने आप को, बैठे हो तो एक मिले दूसरे मिले क्या करता है वहां पर कुछ चार्ज काम कर रहा होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण काम कर रहा होता है, ऐसे मान लो हम चार्ज है, ऐसे मान लो। ठीक, वही चीज तो गतिमान हो जाएगा, जब गतिमान होगा तुम लोग, अब गतिमान कैसे, तो तुम लोग जानते हो, मान लो रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो 25,000 वोल्ट सप्लाई हो रही है, ट्रेन के ऊपर लगा होता है पेंटोग्राफ लगा होता है ना जी, पेंटोग्राफ लगा होता है, उस पेंटोग्राफ से क्या मिलती है उसको, ट्रेन को लाइट सप्लाई होती है, तो उसके कारण उस पर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ। और साथ साथ उसी रेलवे ट्रैक के नीचे बरसात दिनों में जाओगे, छतरी लेकर तुम जाओगे, तो वहां पर तुमको ए भी प्रभाव अनुभव होगा, ए भी अनुभव होगा जी, वहां पर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होगा। क्यों, तार में क्या सप्लाई हो रहा है, करंट, क्या सप्लाई हो रहा है, करंट, तो दोस्त होंगे, लेकिन ए वाला यहां पर नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर कोई आवेश गतिमान है, अरे भैया तार में करंट बह रहा है, गतिशील है, आवेश मतलब धारा बह रही है, धारा यानी आवेश, आवेश यानी धारा, तो करंट, तार में धारा बह रही है, अरे धारा क्या है, आवेश क्या है, गतिमान है, तो अगर कोई आवेश गतिमान होता है तो वह दो चीज जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। मैंने बताया रेलवे ट्रैक वाला उदाहरण, ठीक, और ट्रेन को लाइट दे रहा है, करंट दे रहा है, तो विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ, उसके नीचे तुम जाओगे वहां तुमको क्या उत्पन्न होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी। इसीलिए हर पोल के पास में थोड़ी ऊंचाई पर लिखा होता है, इसके ऊपर जो क्या है, खतरा है, क्यों जान रहा है, वहां क्या पहुंच चुका है, चुंबकीय क्षेत्र, उससे ऊपर जाओगे क्या है, तुमको खींच लेगा, चले जाओ, चलो बुलावा आया है, मायने बुलाया है, वही होगा। चलो आगे, अगर वही त्वरित हो गया, त्वरित मतलब 25 सेकेंड उसका वेग क्यों रहा है, बदल रहा है, तो तीन उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी, विद्युत चुंबकीय तरंग। आया कन्फर्म, किसी कोई डाउट, 1% भी किसी कोई डाउट है, नहीं, लिखो तो, लिखो हमारे साथ, देखो तुम्हें फटाक से लिखो, नियत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे लिखना, किसी नियत आवेश कारण, किसी नियत आवेश के कारण, किसी नियत, लिखना जरूरी है, ये लिखवा दी नहीं सब पाओगे इससे, किसी नियत आवेश के कारण, किसी नियत आवेश के कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परंतु त्वरित आवेश के कारण, क्या दो उत्पन्न हो रहे थे ना, एक उत्पन्न होता क्या, परंतु त्वरित आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। विद्युत शॉर्ट कम लिखवा रहे हैं, लंबा नहीं लिखवा रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होता है। अब कहो कैसे, थोड़ा हम समझाते हैं, ये बताओ, मोबाइल चार्ज हो रही है, समझ ध्यान से, मान लो आवेश है, क्या मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो आवेश खत्म हो गया, मोबाइल चार्ज उसमें आवेश आ गया, तो चार्ज हुआ, कैसे चार्ज हुआ, विद्युत क्षेत्र के कारण, मान लो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, और साथ साथ वो मोबाइल में जो फोन लग रहा है, हमें यहां पर फोन लगा दिए, कहां पर, दिल्ली लगा दिए, मुंबई लगा दिए, उसमें क्या उत्पन्न भैया, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कारण ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही फोन लगता है। आयन मंडल से क्या निकलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, वही तरंगे मोबाइल से निकल करके जहां फोन लगा रहे होते हैं उसके नजदीकी टावर के पास क्या होता है, वो सूचना पहुंचती है, किसके माध्यम, सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से, तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी।
इसीलिए टावरों पर तो लोग जानते भी हो कि एक मूवी बनी हुई है क्या, 2.0 इसी बनी हुई है। तो टावरों पर जितने को कम बढ़ती थी, पक्षियां बढ़ती थी, उससे क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, मौत हो जा रहा था। इसलिए आजकल क्या शहरों में, गांवों में पक्षियों का नामो निशान क्या चुका है, मिट चुका है, बहुत कम दिख रही है। यही रीजन है। क्यों? 4G, पहले 3G, पहले 2G, 3G, 4G, 5G, 6G पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कुछ टाइम में आ जाएगा कुछ, ठीक ना। हाँ ये चीज समझो। तो आदमी के लिए, जानवरों पक्षी के लिए नहीं, आदमी के लिए वो क्या है, खतरनाक है मोबाइल। ठीक, इसलिए बोला होता है कि मोबाइल को जेब में मत रखो, मोबाइल को समय अपने पास मत रखो। ठीक, क्यों? उससे क्या निकलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, जो क्या होती है, बेहद ही खतरनाक होती है, हानिकारक होती है। ध्यान रखना, हमको दिखेगा नहीं, इसलिए कहा था सोते टाइम मोबाइल को 3 से 4 फीट का रखो, दूरी पर रखो। क्योंकि हम क्या है, बतिया रात भर, मोबाइल यही मोड़ो पर रख लीजिए। ठीक, तो तरंग आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, दिमाग धीरे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे होता है। ठीक, बनाओ इस चीज को, आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, कोई संशय नहीं, नहीं होना चाहिए। हम पढ़ाएं, संशय नहीं होना चाहिए, तो पढ़ाना बेकार हमारा फिर है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक ना। कोई डाउट तो पूछना है तुरंत, बिना संकोच के उतारो, फिर आगे चलते हैं आराम से, ठीक ना। चलो आगे देखो, पॉइंट नंबर 9 लिखो, ब्रह्मांड से संबद्ध ना जी, हाँ चलो, ब्रह्मांड से संबद्ध कनेक्टेड टू मास, कनेक्टेड टू मास, कनेक्टेड टू मास। चलो इधर देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है आवेश हमेशा ब्रह्मांड से क्या रहेगा, संबद्ध रहेगा। बिना आवेश का, बिना ब्रह्मांड का आवेश का कोई अस्तित्व ही नहीं। ध्यान रखना, पहले लिखो, सुनाते हैं, लिखो लिखो, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध, कनेक्टेड, संबद्ध रहता है। अर्थात बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, नहीं है। ठीक, दुनिया का कोई भी पार्टिकल भी होगा ना, दुनिया का कोई एक छोटा सा पार्टिकल भी होगा, उसके अंदर क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और जब द्रव्यमान होगा 100% उसमें क्या होगा, चार्ज होगा, आवेश होगा। अगर उसमें द्रव्यमान नहीं है तो जान लेना उसमें चार्ज भी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। दुनिया कोई भी वस्तु, कोई पार्टिकल, छोटा सा कण भी होगा, अगर छोटा सा पार्टिकल भी होगा ना, जिसको हम आंखों से, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप देखेंगे, उसमें थोड़ा बहुत द्रव्यमान होगा। जब उसमें द्रव्यमान होगा 100% उसमें क्या होगा, चार्ज होगा। ये बात ध्यान रखना। बस मैं तो यही चीज कर रहा है कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से क्या होता है, संबद्ध रहता है। अर्थात बिना आवेश के क्या होता है, बिना द्रव्यमान के आवेश क्या होता है, संभव नहीं है। हम थोड़ा डिटेल समझते हैं। मान लो, समझो, बताया था मैंने, मान लो एक कोई पदार्थ है, एक कोई पदार्थ है, अभी इसका मास यम है। कितना है, यम। समझा ना, एक कोई पदार्थ, इसका मास यम है। हमने 2 कंडीशन बनाए, 2 कंडीशन। एक कंडीशन मैं यहां ले रहा हूं, समझो फैक्ट क्या होता है, फैक्ट समझा रहा हूं मैं। ये सोडियम है, सोडियम
सोडियम किसमें चेंज होता है? N प्लस E माइनस। यहीं पर एक क्लोरीन है, Cl, इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बना लिया? Cl माइनस। समझो, ये चीज समझो पहले, ठीक। थोड़ा मैं इस चीज को इधर लिखूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक। ऐसे Na से इलेक्ट्रॉन निकल गया, बन गया Na प्लस, और यहां पर ही माइनस। पहले इसका क्या था? परमाणु क्रमांक 11 था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28128 287, यहां 288। क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहां पर? क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यहां पर निकल रहा है, पहले मान लो इनका द्रव्यमान कितना था, मान लो द्रव्यमान में मार रहा हूं, इनका द्रव्यमान मान लो पहले 281 था, अब कितना हो गया? 28। पहले से कितना था, अब कितना हो गया? यानी क्या हुआ यहां पर? यानी अगर किसी परमाणु से, किसी पदार्थ से क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आवेश निकलेगा, द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। आवेश निकलेगा, द्रव्यमान क्या होगा जी? बढ़ेगा। और नहीं समझे? उल्टा बोल दिया मैंने। आवेश निकलेगा, द्रव्यमान घटेगा, और आवेश आएगा, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर चार्ज निकल रहा है, इस चीज समझो, कहना क्या चाह रहा है? अगर चार्ज निकल रहा है, आवेश निकल रहा है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? मैंने बोला था, अगर किसी परमाणु से, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। तो क्यों बोला? क्योंकि इसीलिए बोला, आवेश हमेशा द्रव्यमान से क्या होता है? संबद्ध रहता है, जुड़ा रहता है। इसीलिए जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसका द्रव्यमान क्या हो गया? इसका द्रव्यमान घट गया, द्रव्यमान कम हुआ। लेकिन यहां से जब इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो द्रव्यमान क्या हो गया? द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान में वृद्धि हो गई, वृद्धि। वही यह चीज कह रहा है, अगर आवेश आएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, आवेश जाएगा। बताओ, कनेक्ट है नहीं कनेक्ट है? मिला से एक दूसरे से कनेक्ट है ना जी। इसका मतलब हमें भी कह सकते हैं, अगर किसी पदार्थ का, अगर किसी परमाणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है, हम बोल सकते हैं वह किसी से इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ले रहा है। किसी परमाणु या किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? द्रव्यमान घट रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? उससे निकले हुए हैं। तो कनेक्ट नहीं कनेक्ट है? कनेक्ट है। मैं दोनों उल्टा बोल सकता हूं। वैसे बोल रहा है कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से क्या होता है? संबद्ध रहता है। आगे होगा, सही से अच्छे से आगे होगा, सही ना? आगे आवेश की प्रकृति, पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट है, आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति, नेचर ऑफ चार्ज, NATURE, नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की प्रकृति। ठीक, तो आवेश कितनी प्रकृति का होता है? आवेश की प्रकृति कैसे होती है? बता दो ना, प्रतिकर्षण और आकर्षण, वो भी लिख सकते हो, या आवेश बोल सकते हो कि आवेश की प्रकृति आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकार की होती है, या दो प्रकार का होता है, धनावेश और धनावेश। लिख दो इसमें, हाँ वही लिख लो। आवेश, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। ठीक, अर्थात आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का
होता है, ऐसे बना लेना। आवेश, धनावेश और ऋणावेश, इसके बारे में बहुत बात हो गया। धनावेश एंड ऋणावेश, ठीक। ये हो गया पूरा किस बारे में, आवेश के बारे में। 10 गुण हो गए, 1-2 गुण भी नहीं, आवेश में 10 गुण हो गए टोटल, विस्तार से बता लो पूरा, ठीक। तारो